देखिए अब आप जानेंगे इसमें बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस, ये टॉपिक अपना है। अब जो रिफ्रैक्शन जो सरफेस है जिससे अपन की रिफ्रैक्शन देखेंगे स्फेरिकल सरफेस से, ये अपने पास कई डेरिवेशन है। जैसे कॉन्वेक्स सरफेस के लिए है, कॉनकेव सरफेस के लिए एक इमेज जो है रियल इमेज बन रही है या वर्चुअल इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है या डेंसर मीडियम में। लेकिन अगर अपन एनसीईआरटी अगर बुक की बात करें तो वहां जो डेरिवेशन आपके दी हुई है वो डेरिवेशन दी हुई है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेयर मीडियम में रखा हुआ है, इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो रियल इमेज बन रही है, और कॉन्वेक्स जो सरफेस है उसके लिए दिया हुआ है, तो उसी के लिए अपन इसको डेरिवेशन करेंगे जो आपके दिया हुआ है। वैसे आप किसी भी मेथड से आप इसे करें, फाइनली आंसर जो है वही अपने पास इसमें आता है, चाहे वो कॉन्वेक्स के लिए करें, कॉनकेव के लिए, क्योंकि फॉर्मूला जो आता है वो सभी प्रकार के स्फेरिकल सरफेस के लिए क्या है, ट्रू है। तो देखिए अब जो अपनी हेडिंग आ रही है वो है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, ये अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, यही कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना जो है टॉपिक है, यानी जिसकी अपन डेरिवेशन कर रहे हैं वो डेरिवेशन अपने पास ये है। ये डेरिवेशन ऐसी है जो कि आगे की जो डेरिवेशंस हैं उनके लिए बेस का कार्य करेगी, उनके लिए बेसिस डेरिवेशन है। अब देखिएगा इस डेरिवेशन में क्या क्या अपन को पॉइंट्स हैं। एक इसकी बड़ी जो डेरिवेशन होती है उसकी आप स्टेप्स को जो है ध्यान रखिएगा कि वे कौन कौन सी स्टेप्स अपन को इसके अंदर फॉलो करनी है। अब इसी डेरिवेशन को अपन जो ले रहे हैं वो लेंगे कॉन्वेक्स के लिए, यानी कि रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस when object lies in rare medium, इसके लिए अपन इस डेरिवेशन को कर रहे हैं। अब देखिएगा इस डेरिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट जो पार्ट बनता है वो है इसका डायग्राम। अगर डायग्राम आपको ध्यान है तो आप इस डेरिवेशन को इजीली आप इसे कर पाएंगे। क्या है स्टेप्स वो देखिएगा। सबसे पहले डायग्राम ध्यान दीजिए, ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस बनाएंगे आप। ये आपके पास कॉन्वेक्स स्फेरिकल अपन ने ले लिया है पार्ट, स्फेरिकल सरफेस है, कॉन्वेक्स है। अब देखिएगा इसके अंदर क्या क्या कैसे। ये इसका अपर्चर एक्स वाई, ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हो गया। ये इसका आपके पास आ गया है पोल है। अब देखिएगा डायग्राम्स में यहाँ पर कोई ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। ये पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है क्योंकि एज्यूमेट यहाँ अपन ने पॉइंटेड ऑब्जेक्ट ओ ले लिया। अब इससे देखो रेज इमिट कीजिए, एक रेज इससे ये जाती है, ये रेज होगी। अब इस रेज को जाना ऐसे चाहिए था, आप डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा स्पेशली, इस रेज को जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन यहां पर मीडियम कैसा है, रेयर मीडियम है क्योंकि ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में रखा हुआ है। ये कैसा है, डेंस मीडियम है, यानी इसके लिए रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है वो है इस मीडियम का μ1, और इस मीडियम के लिए ले लीजिए आप μ2 है। और ध्यान रखें कि μ2 इज ग्रेटर देन क्या है, μ1 है, यानी कि ये डेंस हो गया और ये मीडियम कैसा हो गया, रेयर हो गया। अब रेयर मीडियम से डेंस में जाएगी तो इसका रिफ्रैक्शन होगा और ये नॉर्मल की ओर क्या होगी, झुकेगी टुवर्ड्स नॉर्मल। यानी कि अगर अपन यहाँ एक नॉर्मल लें आप,
तो देखिए इस पॉइंट से ये नॉर्मल पास होगा इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, नेम दे दीजिए इसे NC। अब जाना इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन रिफ्रैक्ट होकर के रेज यूं आ रही है, इस पॉइंट के ऊपर यहां आ रही है। अब देखिएगा एक रेज तो ये जिसका मैंने रिफ्रैक्शन ले लिया, अगली रेज ये रही है जो कि यहां से पास हो रही है, बिना किसी चेंज के जाएगी, यहां दोनों मीट होंगी तो यहां एक इमेज का क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, रियल इमेज अपने पास बन रही है। इसके लिए अपन कर रहे हैं, अगर वर्चुअल इमेज होती तो उसके लिए डेरिवेशन का मेथड अलग है, फॉर्मूला फाइनली वही आना है जो है। अब देखिएगा इसमें यहां अपन फिर देखें, ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच ये जो एंगल होगा, ये एंगल है इंसिडेंट एंगल I, ये है रिफ्रैक्टेड रे और ये है नॉर्मल, इनके बीच ये जो एंगल होगा ये हो गया रिफ्रैक्शन एंगल स्मॉल r हो गया आपके पास। फिर देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से इस रेस का जो एंगल है वो ले लिया है अल्फा, ये एंगल है बीटा और ये एंगल है गामा, अल्फा बीटा और गामा। अब देखिएगा पोल से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो है u। अगर साइन कन्वेंशन को रूल को अपन फॉलो करें तो ये डिस्टेंस कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। फिर देखिएगा पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है वो होगी r, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, इसे अपन लेंगे प्लस में। ध्यान रहे जब अपन डेरिवेशन कर रहे हैं तो इसको बिल्कुल नेग्जिबल ले रहे हैं, यानी इसको एग्जैक्ट प्लेन लेते हुए अपन डेरिवेशन को कर रहे हैं। यहां फिर देखिएगा पोल से इमेज की जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी +v। ये आपका डायग्राम सही होना चाहिए। अगर ये डायग्राम आपने एग्जैक्टली सही बना लिया है तो आपकी 50% डेरिवेशन का काम अपना कंप्लीट हो गया है। अब अपन को इस डेरिवेशन में क्या स्टेप्स ध्यान रखनी है, देखो डायग्राम आपने बना लिया है, पहले थोड़ा सा इस डायग्राम के बारे में अपन लिख लें कि वे क्या क्या पॉइंट्स हैं जिसको अपन फॉलो कर रहे हैं। पहले देखिएगा अपन हेडिंग क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू ए, या यूं कह सकते हो आप रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, ये अपना पास टॉपिक है, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, ये अपने पास टॉपिक है। यानी कि इसी हेडिंग को मैं थोड़ा सा इस प्रकार से और चेंज कर दूं हल्का सा, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, थोड़ा सा नीचे ले दें ताकि आपको दिख सके। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, इस नाम से अपनी हेडिंग है, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, जिसको अपन ले रहे हैं रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम। अब देखिएगा, अब इसके थोड़े से पॉइंट लिख दें, जो जो पॉइंट अपने डेरिवेशन में आएंगे अपन उन्हीं पॉइंट को लिखेंगे। एक तो किसके बारे में कि μ1 और μ2 के बारे में, ये है क्या कि रेयर मीडियम का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये है डेंस मीडियम का हो गया, u के बारे में, v के बारे में और r के बारे में। इतने से पॉइंट्स अपन पहले थोड़े से नोट कर लें तो देखिएगा अपन लिख सकते हैं इसमें कंसीडर ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कंसीडर ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। क्या ले लिया अपने, कंसीडर ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स μ2 अपने पास आ गया। फिर देखिएगा नेक्स्ट अपन क्या कहते हैं, लेट इट बी प्लेस्ड इन ए
let it be placed in a rare medium in a rare medium. Let it be placed in a rare medium of refractive index mu1, refractive index mu1, एंड ध्यान रहे mu2 इज ग्रेटर देन क्या है, mu1 है, mu2 इज ग्रेटर देन क्या है अपने पास, mu1 है। तो देखो ये पॉइंट्स अपने पास आ गए हैं कि mu1 आ गया है लैंग्वेज में, mu2 भी आ गया है, और ये आपके पास क्या आ गया है, mu1 आ गया। अब अपन बात कर लें u और v की। रेडियस ऑफ कर्वेचर अपन ने कैपिटल R ले ही लिए। अब देखिएगा म्यू और आर की अपन बात करें, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ लाइज, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ लाइज ऑन द principal axis at a distance principal axis at a distance u, from the pole of the convex refracting surface, in rare medium, u की वैल्यू आ गई। फिर देखिएगा नेक्स्ट, अब अपन v की बात कर लें। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, कैपिटल I from the pole of the distance of the image capital I from the pole of the convex surface, the distance of the image capital I from the pole of the convex surface is capital V, यहाँ अपने पास ये अपन ने इसकी लैंग्वेज लिख दी है। तो देखिएगा डायग्राम के अंदर वापस से, ये अपने पास स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग कॉन्वेक्स सरफेस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट अपन ने यहाँ रखा हुआ है, इससे एक रेज ये गई, जानी इसको ऐसे चाहिए थी, लेकिन यहाँ इसका रिफ्रैक्शन हो रहा है। यहाँ आपने एक नॉर्मल ले लिया जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। अब रिफ्रैक्टेड रे यूँ आ गई, यहीं एक रेज ये आ गई, दोनों रेज यहाँ मीट हुई पॉइंट आई पर, और एक इमेज यहाँ पर क्या हो गई, फॉर्म हो गई, जो कि रियल इमेज अपन ले रहे हैं। अब देखिएगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच ये एंगल हो गया इंसिडेंट एंगल आई, रिफ्रैक्टेड रे ये रही और नॉर्मल ये रहा, इनके बीच एंगल हो गया आर। अब यहाँ पर ये जो एंगल है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ये अल्फा है, ये एंगल बीटा है, और ये एंगल क्या ले लिया आपने, गामा ले लिया। एक बार आप इस लैंग्वेज को देखिएगा वापस से। हेडिंग क्या है, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, जिसे अपन कह रहे हैं रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन ए रेयर मीडियम। ये अपने पास टॉपिक अपन जान रहे हैं, ये अपने पास टॉपिक है। इसमें फिर देखिएगा अपने क्या लैंग्वेज लिखी है, इतनी लैंग्वेज काफी है। कंसीडर ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है।
लेट इट बी प्लेस इन ए रेयर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है रेयर मीडियम के अंदर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μ1 है, यानी कि μ1 इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, μ2 इज ग्रेटर देन क्या है μ1 है। फिर देखिए ए पॉइंट ऑब्जेक्ट O लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट ए डिस्टेंस u from the pole of the convex refracting surface in rare medium. The distance of the image capital I from the pole of the convex surface is capital V। ये अपने लैंग्वेज कंप्लीट कर लिए। अब अपन डेरिवेशन की स्टेप्स हैं उनको अपन जानेंगे कि किस स्टेप्स को क्या क्या अपन को फॉलो करना है। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, इस डायग्राम को बनाइएगा, जैसे जैसे स्टेप्स से मैंने बनाया है ठीक उसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इस डायग्राम को बनाइएगा। अब देखिए भाई इस डेरिवेशन को अपन को करना है, बड़ी डेरिवेशन है, अच्छी डेरिवेशन है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्नेल्स लॉ को अपन फॉलो करेंगे। स्नेल्स लॉ के अंदर होगा μ21 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर। आई और आर की वैल्यू वेरी स्मॉल होने की वजह से अपन इसे आई अपॉन में आर भी कर देंगे। अब फिर आई और आर की वैल्यू आपके पास आएगी, आई और आर को आप कैलकुलेट करेंगे अल्फा बीटा और गामा की फॉर्म में। फिर आप अल्फा बीटा गामा को आप चेंज करेंगे यू वी और आर की फॉर्म में। तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। स्नेल्स लॉ से आपको आई और आर आएंगे, आई और आर को आप चेंज करेंगे अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में, अल्फा बीटा गामा को आप चेंज करेंगे यू वी और आर के फॉर्म में। चार स्टेप्स अपन को फॉलो करनी है। वापस देखिएगा, नंबर वन स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। फिर स्नेल्स लॉ से आई और आर आएंगे, आई और आर को आप चेंज करेंगे अल्फा बीटा और गामा के फॉर्म में। फिर अल्फा बीटा गामा को आप चेंज करेंगे इसके अंदर यू वी और आर की फॉर्म में। यहाँ अपनी डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो अब देखिएगा डायग्राम्स को अपन को जरूर फॉलो करना है। तो देखिए सबसे पहले अपन इसमें ले लें अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। देखिए स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग अपन देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू इक्वेशन होगी साइन आई अपॉन में साइन आर। इक्वेशन नंबर ये हो गई ये 1। अब आप जानते हैं कि एंगल्स आई एंड आर वेरी स्मॉल बिकॉज ऑफ एंगल्स I and R are very small. So अगर ये वेरी स्मॉल है तो आपको पता है कि जब एंगल बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा लिख दिया जाता है। साइन थीटा को इक्वल टू थीटा कह सकते हैं, टेन थीटा को भी इक्वल टू थीटा कह सकते हैं, और कोस थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। यानी कि इस कंडीशन में जब एंगल बहुत स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल होगा, तो उस कंडीशन में साइन थीटा इज इक्वल टू अप्रोक्स टेन थीटा होगा। तो आपने ये कह दिया बिकॉज ऑफ एंगल्स आई एंड आर वेरी स्मॉल, सो μ21 इज इक्वल टू आई अपॉन में आर। वेरी स्मॉल, सो μ21 इज इक्वल टू आई अपॉन में आर, या इसे आप लिख सकते हैं μ2 अपॉन में μ1। ध्यान रहे या μ2 का मीन्स है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू एयर, और यह हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम एयर। तो देखो यहां पर क्या पढ़ेंगे अपन इसे, μ21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, और यहां है अब ये μ2 का मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, कुछ भी कह सकते हैं। यहां हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू एयर।
इज इक्वल टू, ये इक्वेशन हो गई है आई अपॉन में आर, या इस इक्वेशन को आप ले सकते हैं म्यू1 आई इज इक्वल टू म्यू2 आर। ये हो गई है इक्वेशन नंबर 2। अब आपका काम है इसके अंदर आई और आर की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो देखिएगा आई और आर, इस आई को देखिएगा, ये एक्सटर्नल एंगल है इस ट्राइंगल का ओ, इसको नेम दे दीजिए ए, ओ ए सी, ये ही ट्राइंगल आएगा। इस ट्राइंगल में इसका एक्सटर्नल एंगल है, तो ये इसके दो ऑपोजिट एंगल का क्या होगा, सम होगा, यानी कि आई की वैल्यू अल्फा प्लस गामा होगी। तो आप इसमें आगे आप कैसे कह सकते हैं, देखो फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए सी, अगर इस ट्राइंगल ओ ए सी से अगर अपन देखें तो देखिएगा एंगल आई इज इक्वल टू क्या इक्वेशन होगी, अल्फा प्लस गामा। अल्फा प्लस गामा, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। फिर इसके आगे की स्टेप्स को देखिएगा, एंड फ्रॉम ट्राइंगल, नेक्स्ट ट्राइंगल अपन ले लेंगे सी ए आई, सी ए आई, इस ट्राइंगल से भी देखिएगा। अब जो इससे एंगल आ रहा है यानी कि गामा, गामा इज इक्वल टू है आर प्लस बीटा, या इसे आप कह सकते हैं आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। ये हो गई है इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से, इक्वेशन नंबर 3 से तो आई की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 4 से आर की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2 में क्या करेंगे आप, पुट कर देंगे। तो अपन कह सकते हैं कि फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन, using equation 2, 3rd and 4 we get, using equation 2, 3rd and 4, यानी इक्वेशन 3rd से तो आई की वैल्यू, इक्वेशन 4 से आर की वैल्यू, इक्वेशन 2 में आपको क्या करनी है, पुट करनी है, वी गेट। तो देखिए म्यू1, वैल्यू आई की वैल्यू क्या लेंगे आप, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू2, फिर है आर, आर की वैल्यू है गामा माइनस बीटा। ये हो गई है इक्वेशन नंबर 5। यहाँ तक की इक्वेशन अपने पास आ गई इक्वेशन नंबर 5 तक। अब आपका काम है अल्फा बीटा और गामा की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करना है। एक बार आप पहले से यहाँ तक का नोट कीजिएगा, एज इट ऐसे कैसे, फिर अपन आगे की इक्वेशन देखते हैं। अब देखिए आपके पास इक्वेशन नंबर ये आ गई है 5। इक्वेशन नंबर 5 को आप यहां लिख दीजिए, म्यू1 अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू2 गामा माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर 5 ये अपने पास आ गई है। अब देखो इक्वेशन नंबर 5 में अब आपका काम है इस अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू को यू वी और आर के फॉर्मेट में चेंज कर देना। तो देखो ये अपन ने थोड़ी देर पहले भी जान लिया कि जब एंगल वेरी वेरी स्मॉल है, एंगल वेरी स्मॉल है तो साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा और इज इक्वल टू थीटा। यहां पर भी देखें आप, अगर मैं इसमें देखता हूं तो ये तो है बेस और ये है परपेंडिकुलर, मैंने कहा ना इसको सेम मानना है, अपन को प्लेन लेना है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप देखेंगे कौन आएगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आएगा इसमें 10। साइन लेंगे तो फिर हाइपोटेनस ही आ जाएगा ओए, जिसकी वैल्यू अपन को पता ही नहीं है। आपको क्या चाहिए रिक्वायरमेंट, इसमें यू चाहिए, किसकी फॉर्म में, एपी के, यानी परपेंडिकुलर और बेस आपको चाहिए तो 10 की वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब देखिएगा when alpha beta and gamma are very small, then when alpha beta and gamma are very small, then
अल्फा अप्रॉक्स इक्वल आप कह सकते हैं इसे tan अल्फा। अब tan अल्फा की वैल्यू देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है इसका AP और बेस आ रहा है इसका -u एंड बीटा अप्रॉक्स इक्वल इसे आप कह दीजिए tan बीटा। tan बीटा परपेंडिकुलर क्या है AP और इसका बेस क्या है V एंड गामा, ये अप्रॉक्स इक्वल लिखा जा सकता है tan गामा। tan गामा देखेगा परपेंडिकुलर यानी कि AP अपॉन में बेस ये है कैपिटल R। तो यहाँ अपने पास ये तीनों वैल्यूज आ गई है, अल्फा बीटा एंड गामा। ये जो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है इक्वेशन 5 में पुट करनी है। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन 5। अगर इक्वेशन 5 में अगर ये वैल्यूज अपन पुट करते हैं तो देखिएगा इक्वेशन क्या बनेगी। इक्वेशन आ जाएगी μ1, अल्फा की वैल्यू देखिएगा, अल्फा की वैल्यू है AP अपॉन में -u, फिर है प्लस, फिर है गामा, गामा की वैल्यू है AP अपॉन में R इज इक्वल टू μ2, फिर है गामा, गामा की वैल्यू है आपके पास AP अपॉन में R, फिर है माइनस, फिर है बीटा, बीटा की वैल्यू है आपके पास AP अपॉन में V। अब देखिएगा यहाँ की नेक्स्ट स्टेप, μ1 AP कॉमन इधर भी आ रहा है, AP कॉमन इधर भी आएगा, इधर से AP कॉमन आकर के इधर के AP से कॉमन आकर के कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन रह जाएगी आपके पास -1 अपॉन में u प्लस 1 अपॉन में R इज इक्वल टू μ2 1 अपॉन में R 1 अपॉन में V। अब इस इक्वेशन को आगे अपन फिर सोल्व करेंगे। तो देखिए इससे आगे की स्टेप्स को भी मैं यहाँ ले रहा हूँ। यहाँ ये इक्वेशन अब बन गई है मेरे पास μ1 माइनस u, इसको यहाँ ले दीजिए, फिर प्लस μ1 अपॉन में R इज इक्वल टू μ2 अपॉन में R माइनस μ2 अपॉन में V। V को वन साइड, U को वन साइड, देखो U और V वन साइड और R को वन साइड अपन कर लेंगे। इसका इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा μ2 अपॉन में V प्लस का हो गया माइनस μ1 अपॉन में U इज इक्वल टू ये है μ2 अपॉन में R, इसको इधर ले आइए तो माइनस μ1 अपॉन में R। इससे आगे की फिर स्टेप देखें, ये इक्वेशन आ गई है मेरे पास μ2 अपॉन में V माइनस μ1 अपॉन में U इज इक्वल टू R, यहाँ पर LCM हो जाएगा, तो ये इक्वेशन हो जाएगी μ2 माइनस μ1 और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर कितनी आ चुकी है 5। तो ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी आपकी 6। ये इक्वेशन नंबर जो 6 आ गई है, ये रिफ्रैक्टिंग जो सरफेस है उससे रिफ्रैक्शन का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपने पास आ गया है। तो देखिए क्या क्या स्टेप्स आपने इसमें फॉलो करी हैं। पहली स्टेप स्नेल्स लॉ को अप्लाई करना है। स्नेल्स लॉ के अंदर I और R आएंगे। I और R को आप चेंज करेंगे किसके फॉर्मेट में, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा को आप चेंज करेंगे U V और R की फॉर्म में। U V और R की फॉर्म में अपने पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई 6 आ गई। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे इक्वेशन 6 को। अब देखिए इक्वेशन 6 तक अपने पास आ गई। अब इसको थोड़ा सा अपन और आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा और आगे देखें। अगर ये बाहर का जो एयर, जो सराउंडिंग जो मीडियम है इस स्फीयर के बाहर का, अगर ये सराउंडिंग मीडियम अगर एयर है तो μ1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और μ2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, म्यू बन जाएगा। तो देखिएगा आगे, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 6 है। अब देखिएगा, अब अपन क्या करते हैं आगे, इफ सराउंडिंग मीडियम इज, इफ
सराउंडिंग मीडियम इज एयर, देन ध्यान करना अपन ने ऑथेंटिक फॉर्मूला तो ये निकाल लिया है, मेन फॉर्मूला ये है कि मीडियम कुछ भी हो, μ2 अपॉन में v माइनस μ1 अपॉन में u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में r। फिर आप देखिएगा इफ सराउंडिंग मीडियम इज एयर देन μ1 इज इक्वल टू 1 एंड μ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। इसलिए अगर अपन अब इक्वेशन को देखें तो देयरफॉर इक्वेशन इज इक्वल टू हो जाएगी μ2 की जगह म्यू अपॉन में v माइनस μ1 की जगह 1 अपॉन में u इज इक्वल टू इक्वेशन हो जाएगी म्यू माइनस 1 अपॉन में r। ये हो गई है इक्वेशन नंबर 7। अगर एयर दे रखा है तो अपन इस इक्वेशन को यूज कर लेंगे, म्यू अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन में r, इक्वेशन नंबर 7। अब ध्यान दीजिएगा वेयर, यहां अगर अपन देखें तो देखिएगा इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7 आर कॉल्ड, इन दोनों ही इक्वेशंस को आर कॉल्ड रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, इसे ही ध्यान रखना, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला कहते हैं अगर डेरिवेशन ये आती है कि रिफ्रैक्शन फॉर्मूला डिराइव कीजिए तो आपको यही फॉर्मूला डिराइव करना है कि वेयर इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 आर कॉल्ड रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला आपने लिया है रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, चाहे सरफेस कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो, इमेज वर्चुअल हो, रियल हो, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में हो, डेंसर मीडियम में हो, हर कंडीशन में फॉर्मूला क्या है, ट्रू है। तो अपन यही कहेंगे कि दिस फॉर्मूला इज true for all types of spherical surfaces, यानी हर तरह की सरफेस के लिए फॉर्मूला क्या है, राइट है, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, रेडियस ऑफ कर्वेचर r, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और इमेज डिस्टेंस v में रिलेशन को शो करता है। अब आप एक बार इसे नोट कीजिएगा। अब इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं उन न्यूमेरिकल्स को अपन सोल्व करें, एक बार आप इसे एज इट ऐसे कैसे नोट कीजिएगा।